नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और फिजिक्स की चौथी क्लास के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। सामान्य अध्ययन में जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वहीं हमारी जो क्लास पहली थी जो मात्रक के विषय में थी, दूसरी क्लास आप तक पहुंची न्यूटन के गति के नियम के विषय में, तीसरी क्लास जो रही वो रही वर्क, पावर और एनर्जी के विषय में, वहीं चौथी क्लास आज आप तक पहुंच रही है जो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे गुरुत्वाकर्षण के विषय में। इन चारों पाठों को पढ़ने के बाद में एक पाठ से लगभग 15 क्वेश्चन निकलते हैं, तो हम आपको 60 प्रश्नों की एक प्रश्नमाला इसके बाद उपलब्ध कराएंगे। आप इन चारों पाठों का गहनता से अध्ययन करें, उसके बाद में उन 60 प्रश्नों में देख लीजिएगा कि आप कितने प्रश्न ठीक कर पाते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं निश्चित रूप से आप सफल होंगे यदि आप उन प्रश्नों के उत्तर बिना आंसर देखे अपने हिसाब से सही दे पाए। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। आखिर क्या है गुरुत्वाकर्षण? सबसे पहले न्यूटन ने इसके विषय में सोचना शुरू किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यूटन ने सबसे पहले देखा कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, प्रत्येक व्यक्ति ने देखा है कि वस्तु तो पृथ्वी की ओर ही गिरती है, लेकिन जिसने सबसे पहले इस बिंदु पर सोचना शुरू किया न्यूटन, और वही इस खिंचाव को जो पृथ्वी की ओर था उसको गुरुत्वाकर्षण उन्होंने कहा। जितने भी अब हम ये भी सोचते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, पिंड हैं, उल्का पिंड हैं, ये किस प्रकार से एक दूसरे की परिक्रमा करने में लगे हैं, क्यों नहीं टकराते, गिरते क्यों नहीं हैं, तो यहां भी इनके बीच में लगने वाला जो महत्वपूर्ण आकर्षण बल है वह भी गुरुत्वाकर्षण के बल ही है। और गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है, एक कमजोर बल है, क्योंकि यह कहा न्यूटन ने कि दो कणों या दो पिंडों के बीच में उनके द्रव्यमान के कारण जो लगने वाला आकर्षण बल है वही गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी को हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। लेकिन जब फिजिक्स की भाषा में बात करेंगे कि व्हाट इज द लॉ ऑफ न्यूटन्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो आप बोर्ड पे देखिएगा एक बार। सबसे पहले जो बात कही कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कणों या पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला जो कमजोर बल है, जो वीक फोर्स है, वही गुरुत्वाकर्षण बल है परिभाषा के अनुसार। लेकिन जब बात करते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये आप देखेंगे बोर्ड पे। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच, ब्रह्मांड में किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एवं मध्य की दूरी के वर्ग, डिस्टेंस बिटवीन देम एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर सुने, न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है, किन्हीं दो कणों के मध्य लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, मल्टीपल ऑफ द मास ऑफ बोथ, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के प्रोपोर्शनल, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को समझने के लिए जो यह बात लिखी हुई है, यदि हम एज ए प्रैक्टिकल देखें तो आप यहां देखेंगे, मान लीजिए कोई भी दो पिंड हैं, दो कण हैं, उनमें पहले का द्रव्यमान है m और दूसरे का द्रव्यमान है m2, m1 और m2। मान लीजिए एक ये है, इसका जो द्रव्यमान है वो m1 है, एक ये है, इसका द्रव्यमान m2 है। इन दोनों के बीच की दूरी यह r है यहां से। तो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने जो पढ़ा है उसको आप देखेंगे कि क्या कहता है। जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का जो सिद्धांत है वो कहता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 into m2,
दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली 1/r² इनवर्सली जो है उसका प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि F प्रोपोर्शनल m1 into m2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल या F प्रोपोर्शनल 1/r²। r दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, m1 पहले का द्रव्यमान है और m2 दूसरे का द्रव्यमान है। जो बच्चे साइंस साइड से पढ़ के आए हैं उन्हें पता होगा कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक जरूर लगाते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। जो बच्चे आर्ट साइड से हैं वो भी सुन लीजिएगा कि जब आप इस चिन्ह को हटाएंगे तो हमें यहां एक नियतांक वैल्यू कुछ भी कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो इसीलिए F इज इक्वल टू, इसको हटाने के लिए हमने यहां क्या रखा, G m1 इंटू m2 अपॉन r²। यह दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो आकर्षण बल है, वो होता है इज इक्वल टू G गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलेंगे। यह है, ये क्यों आया है, क्योंकि आपने प्रोपोर्शनल हटाया है। m1 इंटू m2 अपॉन r²। m1 क्या है, पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 क्या है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान, r क्या है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं कैपिटल G के विषय में। G जो आपने पढ़ा अभी, यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जो कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, और सार्वत्रिक मतलब प्रत्येक स्थान पर यह एक नियतांक की तरह कार्यरत है। इसका मान बराबर है, नियत है, कांस्टेंट वैल्यू है। कई बार पूछा गया है कि G का मान बताइए। अब G का मान स्मॉल g और कैपिटल G बोथ आर डिफरेंस। जो कैपिटल G है वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और जो स्मॉल g है वो ग्रेविटेशन, वो एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है वो। तो उसका मान सब जानते हैं, ज्यादातर बता देते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कैपिटल G गुरुत्व आकर्षण नियतांक का मान बताएं तो इसका वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। फिर से सुन लीजिएगा, G का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यह इसकी वैल्यू है। अब हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, इसके विषय में जानिएगा कि जब हम किसी भी वस्तु को छोड़ते हैं, स्वतंत्र रूप से छोड़ दी जाए और वह पृथ्वी की ओर नीचे की ओर गिरेगी, लेकिन पृथ्वी की ओर गिरते समय कोई भी वस्तु है जब पृथ्वी की ओर गिरेगी तो जितनी वो पृथ्वी के निकट आएगी उसका वेग बढ़ जाएगा। यानी कि वेग बढ़ेगा, वेग परिवर्तन होगा और वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो यहीं से गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है। जब कोई वस्तु ऊपर से स्वतंत्र रूप से छोड़ी जाए तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है, यही बताया। जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी के निकट आती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है, उसका वेग बढ़ जाता है, जिस कारण त्वरण उत्पन्न होता है और इसी को गुरुत्वीय त्वरण अर्थात स्मॉल g कहते हैं। कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण। अब जो स्मॉल g है इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही त्वरण का मात्रक, या न्यूटन प्रति किलोग्राम। g का जो मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या न्यूटन पर किलोग्राम है, और स्मॉल g का वैल्यू जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, पूरी पृथ्वी पर इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो मिलती है 45 डिग्री अक्षांश पर। पूछे तो आप यहां 45 डिग्री जो लैटिट्यूड है 45 डिग्री लैटिट्यूड पर वहां से ली गई है, ये बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 45 डिग्री अक्षांश पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब इसी के विषय में जानते हैं। आइए जानते हैं G के मान में परिवर्तन। यह
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। जी का मान अभी जैसे आपने पढ़ा कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन ये कहां है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 45 डिग्री लैटिट्यूड पर। अब क्या पूरी पृथ्वी पर ही इतना है? ऐसा नहीं है। प्रश्न पूछा जाता है कि जी का मान सबसे अधिक है, तो यहां जो सबसे अधिक जी का मान होता है वो होता है ध्रुवों पर, यानी कि पृथ्वी के जो पोल्स हैं, जो अर्थ पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव जो है दोनों, इन पर जी का मान महत्तम है। मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ जी ऑन बोथ पोल, नॉर्थ पोल ऑन एंड साउथ पोल। जी का न्यूनतम वैल्यू होता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ जी। जो इक्वेटर हमारी लाइन है, जो भूमध्य रेखा है, जिसे हम विषुवतीय रेखा बोलते हैं, इस पर जी का मान न्यूनतम है, और इसीलिए जितने भी प्रक्षेपण केंद्र होते हैं या विश्व में जो भी प्रक्षेपण किया जाता है, अंतरिक्ष के जितने भी हमारे सैटेलाइट जाते हैं या जो भी ग्रह उपग्रह जो भी छोड़े जाते हैं, उन उपग्रहों को सबको भूमध्य रेखा के निकट से छोड़ा जाता है, वहीं वो सेंटर बनाए गए हैं, क्योंकि वहां जी का मान सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं या नीचे जाने पर भी जी का मान सदैव घटता है। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों प्रश्न, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, कि जी का मान सबसे अधिक होता है। जी सबसे अधिक है ध्रुवों पर, जी सबसे कम है भूमध्य रेखा पर, और जी का मान पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर सदैव घटता है। साथियों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लिफ्ट के विषय में। साथियों आपने प्रतियोगी परीक्षाओं में जब फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो फिजिक्स ज्यादातर उदाहरण के लिए जाना जाता है, कि जितने भी एग्जांपल्स हैं वही फिजिक्स से कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में रखे जाते हैं। यहां लिफ्ट में अगर आपने यात्रा की है या नहीं की है तो आपको लिफ्ट के प्रश्नों के जवाब जरूर देने हैं। लिफ्ट में व्यक्ति का जो भार है या लिफ्ट में कोई पिंड है, पूछ लेते हैं कि लिफ्ट में ऊपर जाते समय या नीचे जाते समय उसमें रखे हुए पिंड या उस पर बैठे हुए व्यक्ति के भार में क्या क्या परिवर्तन होता है। आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन, कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो व्यक्ति का भार प्रतीत होगा। ऑप्शन आएगा अपरिवर्तित, बढ़ा हुआ, घटा हुआ या भारहीन। तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो व्यक्ति का जो भार है W, व्यक्ति का भार है W, और W होता है W = mg। मतलब आप कह सकते हैं कि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना स्मॉल g, 9.8 मीटर पर सेकेंड इसका गुरुत्वीय त्वरण। तो इससे व्यक्ति का जो है ये भार जो है यह बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो व्यक्ति को लगेगा कि उसका जो भार है वो बढ़ा हुआ है, ऐसा आभास होगा। वास्तविकता में तो जो है वही रहेगा, लेकिन यहां आभासी प्रश्न है तो उसे प्रतीत होता है, ऐसा लगता है केवल कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो व्यक्ति को उसका भार प्रतीत होगा। तो जवाब देंगे सदैव बढ़ा हुआ। यहां दूसरा है प्रश्न कि जब लिफ्ट नीचे की ओर आए, जब लिफ्ट नीचे की ओर उतरेगी तो व्यक्ति का भार सदैव घटा हुआ प्रतीत होता है। जो व्यक्ति उसके अंदर बैठा होगा उसे लगेगा कि अरे मेरा वजन तो कम हो गया, मेरा जो भार है वो कम हो गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, और लिफ्ट नीचे की ओर जब आएगी तो जो उसका भार है वो घटा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा प्रश्न बनता है कि यदि लिफ्ट समान वेग से ऊपर नीचे चले। समान वेग यहां इसलिए लिखा है क्योंकि समान वेग में त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ। जब वेग परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा। तो यहां जो समान वेग है, जो इक्वल वेलोसिटी से यदि वो ऊपर जाए और नीचे लगातार चलती रहे तो व्यक्ति के जो भार में क्या परिवर्तन होगा? कुछ भी नहीं। उसे अपना भार अपरिवर्तित प्रतीत होता है, जितना पहले था उतना ही रहेगा, ना वह घटा हुआ उसको जो है उसको आभास रहेगा कि यह घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है, एक समान वेग से लिफ्ट के ऊपर नीचे जाने पर। आइए, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें रखे पिंड या व्यक्ति को प्रतीत होता है, तो इसको हम भारहीनता की स्थिति बोलते हैं। उसका जो वेटलेस हो जाना,
वेट लेस हो जाना, भारहीनता अर्थात शून्य, उसे लगेगा कि जैसे कोई भी भार है ही नहीं। तो भारहीनता की स्थिति कब प्रतीत होगी? जब अचानक नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी अचानक से टूट जाती है, तो शून्य भार हो जाता है, आभास होता है जैसे वजन ही नहीं है। इसमें देखेंगे कि लिफ्ट यदि नीचे आते समय जो लिफ्ट का त्वरण है, एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट जो है, यदि वह गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन है, जो गुरुत्वीय त्वरण है, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उससे अधिक है लिफ्ट का त्वरण, तो क्या होगा फिर? ऐसे समय में घटना घटित होगी कि जो व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पे बैठा है वह लिफ्ट के अंदर ही उसकी छत से जा टकराएगा, अर्थात वह छत पर जा लगेगा। क्यों? क्योंकि जो लिफ्ट का त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण घटना कि व्यक्ति लिफ्ट के फर्श से उठकर उसकी छत पर जा लगेगा यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होगा। साथियों, यहां यह पाठ जो है समाप्त होता है, लेकिन अब आपको इन चारों अध्यायों में जो फिजिक्स की क्लास आप तक चारों पहुंची हैं, अब जो 5वीं क्लास नहीं आएगी उससे पहले आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला दी जाएगी जिसमें आपको सभी चारों पाठों के लगभग 10-10, 15-15 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप थोड़ा इंतजार करें और तैयारी करें इन चारों पाठों की, ताकि आप उनके जवाब अच्छे से दे सकें। दीजिएगा अनुमति। जय हिंद, जय भारत।